नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम एनपीसीआईएल का जो प्लांट ऑपरेटर है, चाहे फिर कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है, फिर आपका एनएफसी वर्क असिस्टेंट स्टेज 2, VEC इसमें वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट एंड IGCR, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 150 प्लस साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। एक तरह समझिए मैराथन है दोस्तों, मिनी मैराथन। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि आप सब डिमांड तो करते हैं बट फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए बिना देर के पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होती है। जब वस्तु की चाल आधी कर जाएगी तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 12mv²। गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला हो गया 12mv²। वहीं पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें, जिसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसका सूत्र हो गया mgh। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान यानी स्मॉल जी का मान कितना होता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मान हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं आपको कैपिटल जी, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कर रहे हैं, इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बनेगा एक्स्ट्रा कराऊंगा। और ऐसे तो आप लोगों को 150 प्लस क्वेश्चन होने वाला है, बट आप लोग समझिए आपके लिए 300 क्वेश्चन का यह वीडियो होगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ही कम समय 20 से 25 मिनट मैक्सिमम जा सकता है। नेक्स्ट, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। तो जी का मान विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर होता है मिनिमम। ध्यान रखना है आप लोगों को, मिनिमम होता है। वहीं अगर जी का मान पूछे मैक्सिमम कहाँ होता है, तो जी का मान होता है मैक्सिमम ध्रुवों पर यानी पोल्स पर। जी का मान होता है जो मैक्सिमम होता है। और जी का मान कहाँ पर शून्य होता है, तो जी का मान है जो, आपको ध्यान रखना है, जी का मान है जो 0 होता है कहाँ, पृथ्वी के सेंटर पर यानी अर्थ के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। वहीं हम लोग पृथ्वी की सतह से बात करें तो ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है। अगर मान चलिए पृथ्वी का सतह है यानी अर्थ सरफेस है, ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए, हमेशा जी का मान घटता ही है। ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है, क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स पता होगा टी बराबर क्या फार्मूला था, टी बराबर 2π√LYG। घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, घूर्णन गति बढ़ाएंगे हम लोग तो टी का मान यानी टाइम का मान हमारा घट जाएगा, टाइम का मान हमारा घट जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान बढ़ जाता है, जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर यानी सेंटर पर क्या होता है मान, तो पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी इस्केप वेलोसिटी, ठीक है, इस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं हम लोग सूर्य के लिए बात करें इसके वेलोसिटी का मान, तो यह होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दे दें पृथ्वी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग का मान होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य के लिए कितना हो गया, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा के लिए हो गया 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो कम होता है, आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। और ऊपर जाने यानी पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दाब घटता जाएगा और टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि दाब है जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाने से ताप बढ़ता है और इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। उसी तरह है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है तो तापमान भी घटता है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात कर लें कि जैसे आप लोग एक हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा, यह बहुत ही रेयर नहीं बहुत कॉमन हो गया है कि हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाता है, तो वायु दाब घट जाने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या यह सूचना करता है, क्या इंगित करता है, तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक है जो अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना है। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आने वाला है, उसका नाम श्रीलंका ने दिया है, ठीक है, उसका नाम श्रीलंका ने दिया है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है कि उस तूफान का नाम श्रीलंका ने क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि वर्षा होने की संभावना है। नेक्स्ट, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्फ़ के जब दो टुकड़े को आपस में दबाते हैं तो वह चिपक क्यों जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ध्यान रखना आप लोग को 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, तो बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट क्या होता है, पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर। और जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या होता है, द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो केशिका नली में कम चढ़ता है, ठीक है। वहीं ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जिसमें आप लोगों को साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना यह बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि जब आंधी आती है दोस्तों तो ऊपर तो आपका एक बहुत तेज़ी से हवा चलता रहता है और जो छप्पड़ के नीचे होता है उसमें लो प्रेशर बन जाता है, इस कारण वो छप्पड़ है जो उड़ा कर लेकर चल जाता है आंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई यूनिट, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पर देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा भी दे दिया गया है, तो आप लोगों को अगर एसआई यूनिट पता है तो आप लोग बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
वायु में ध्वनि तरंगें होती है, तो वायु में ध्वनि तरंगें होती है जो अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा था इस्पात में, या फिर अगर ऑप्शन में ठोस दे तो आप लोग को ठोस, और सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है CO2 में या फिर वायु में, ठीक है। CO2 में कितना होता है? तो CO2 में 260 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि का वेग शून्य कहाँ होता है? तो शून्य होता है निर्वात में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 के हर्ट्ज से अधिक, जो कि हम लोग मानव नहीं सुन सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अवश्रव्य तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंफ्रासोनिक। अवश्रव्य तरंग को इंफ्रासोनिक और पराश्रव्य तरंग को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर, या फिर आपको 56 फीट भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के वेग का मान कम होता है। ध्वनि के वेग का मान किस में कम होता है? गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? तो कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर 80.6 फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा यूनिट होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। वहीं गुप्त ऊष्मा का क्या हो गया? तो गुप्त ऊष्मा का इसमें जूल प्रति किलोग्राम सिर्फ होगा, और विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 273 डिग्री केल्विन, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, क्योंकि पता फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे आने पर जब कोई वस्तु तेज़ी से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है कितना? तो यह होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आपको एग्जैक्ट दे दे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब कुछ इम्पोर्टेंट है, एक दो को आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। देखते हैं हम लोग, 4 एम्पियर फ्यूज वाले एक 240 वोल्ट प्रदाय में 60 वाट यानी 60 वाट के कितने बल्ब सुरक्षात्मक रूप से लगाए जा सकते हैं? तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को सिर्फ फार्मूला रखना है, P=VI, ठीक है। V कितना है हमारा 240, I कितना है 4, और एक बल्ब का मान कितना दे 60 वाट। तो बोला कितना बल्ब लगा सकते हैं? तो हम लोग n बल्ब लगा सकते हैं, तो 60 और डिवाइड करेंगे 240, 60 चक्कर 240, और ये 4 गुना 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा? n का मान हमारा हो जाएगा 16। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर फॉस्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? तो सुपर फॉस्फेट में उपस्थित धातु होता है कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोग Ca से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 20। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 19। और मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक यानी पोरेस्ट कंडक्टर, यानी ऊष्मा का सर्वोत्तम यानी बेस्ट कंडक्टर और पोरेस्ट कंडक्टर कौन सा है?
तो यह है चांदी एवं सीसा। चांदी को हम लोग Ag से डिनोट कर देंगे, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 47। सीसा को हम लोग Pb से डिनोट करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 82। तांबा को हम लोग Cu से डिनोट कर देंगे, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 29। एल्युमिनियम को Al से डिनोट करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 13। चांदी का 47 और Au सोना को हम लोग सोना का एटॉमिक नंबर हो गया 79। ठीक है, आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है मैं आप लोग बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे बोलेगा कि प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोना का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का दिया हुआ है, एल्युमिनियम जो 13 एटॉमिक नंबर हो गया और 27 जो एटॉमिक मास हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि परमाणु भार बराबर क्या होता है। परमाणु भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, परमाणु भार को हम लोग A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, तो P प्लस N। P हो गया प्रोटॉन की संख्या और N हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। P हमारा यानी परमाणु संख्या ही हमारा प्रोटॉन की संख्या होता है। तो P बराबर हमारा 13 हो गया, A बराबर 27 और 13 इधर जाएगा तो 27 में से 13 गया तो हमारा कितना हो गया, N का मान हो गया 14, यानी न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें से कौन सा एक संक्रमण धातु है। तो देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 25। बाकी सब तो मैंने बता दिया, एल्युमिनियम 13, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गैसों का वो कौन सी गैस है जो पृथ्वी सतह के निकट वायु में उपस्थित है तथा जिसकी सांद्रता अधिकतम होती है। तो ये होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने जो सबसे अधिक वायुमंडल पाया था कितना परसेंट, 78, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर उन सभी का आंसर ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं फ्रेंड्स तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग को क्वेश्चन 100% रहेगा, नहीं तो इसी बेसिस पर आप लोग को ज़रूर क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज निरूपित करता है। ऑप्शन ए है लौह चुंबन, 2 है द्रव का संघनन, 3 है ईंधन का ज्वलन और 4 है लोहा में जंग लगना। तो ईंधन का ज्वलन आपका एक तरह से हो गया रासायनिक परिवर्तन, चौथा हो गया लोहा में जंग लगना। तो ये दोनों हमारा है जो केमिकल परिवर्तन है यानी केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन सी यानी 3 एवं 4 है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कुछ वन लाइनर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो यह 31 यानी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन, ध्यान रखना, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। और भारत का प्रथम कंप्यूटर है जो सिद्धार्थ है। भारत का अगर पूछे प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ। और प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000 और किसने बनाया, सीडेक कंपनी पुणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। तो सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। इसका सूत्र हो गया Na2B4O7 × 10H2O। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुहागा में कितना जल के अनुपस्थित रहता है। तो 10। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोकीन का मुख्य स्रोत है अकवन।
जिसे हम लोग इरिथ्रोजैलोन कोका कहते हैं। पीत रस को स्रावित कौन करता है? तो पीत रस को है जो यकृत स्रावित करता है। और पीत रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पीत रस का पीएच मान क्या हो गया? तो पीत रस का पीएच मान होता है 7.4 से लेकर 7.7। ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती है। लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। रबड़ एक क्या है? तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हम्फ्री डेवी है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। और एक फैदम बराबर क्या होता है? तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है न्यूटन नहीं, हाइगेंस। हाइगेंस प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइगेंस ने। 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक है डेसिबल। और एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल, ठीक है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो थर्मामीटर के आविष्कारक हैं फ़ारेनहाइट। तो देखिए दोस्तों, लगभग हमारे 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए होंगे। अभी और क्वेश्चन है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है? डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। डायनामाइट की खोज किसने की? डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबेल ने। कब? 1867 ईस्वी में। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। Mg नोट करते हैं 12 परमाणु संख्या। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरण। और गामा किरण की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पृथ्वी के लिए प्राण वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमान में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाले तापमान से किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में, ठीक है। माध्यम की किस अवस्था में? तो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। सामान्य आंखें के लिए दूरदृष्टि अनंत होता है और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है समतल दर्पण। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह बनता है काल्पनिक, सीधा, आभासी वस्तु के बराबर। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है गामा किरण का और सबसे अधिक ऊर्जा इसी के पास होती है। ध्यान रखना, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य बट सबसे अधिक ऊर्जा। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? तो यह नेत्र लेंस का है जो मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम होता है। यानी मान के चलिए अगर यह आपका रेटिना है और यहाँ पर बनना है प्रतिबिंब, बट यह आपको पहले ही बन जाता है, इस कारण निकट दृष्टि दोष होता है। अर्धचालक पर तापमान का क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और उसका प्रतिरोध घटता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, ठीक है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो यह होता है 1836 गुना। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? तो यह होता है अम्लीय। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण क्या होता है? तो यह उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 8 मैक्सिमम। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
और जबकि क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो यह रहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन है जो अम्ल में निश्चित रूप से उपस्थित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव, यानी क्षार का, तो मैंने बताया आप लोग को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया CaOCl2। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग होता है जो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल रहता है? तो प्लाज्मा में 90 से 95% तक जल उपस्थित रहता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? तो ये 150 ग्राम, यानी वृक्क यानी किडनी। 24 घंटे मनुष्य का लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन होता है? तो यह 1.5 लीटर होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। राइबोसोम किस किस सतह पर उपस्थित होता है? तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन कहाँ से होता है? तो मेरुदंड से। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। अभी और क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए। अभी कम से कम 2-4 मिनट का वीडियो और होगा, तो देखिए आप लोग को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कराया हूँ और बहुत ही ज़्यादा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। ठीक है। एक्स किरण की खोज किसने की? रोंटगेन। निम्नलिखित में से पेंसिलों में क्या प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो कार्बन का अपरूप है। ठीक है। माइकल फराडे किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो माइकल फराडे जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जाने जाते हैं। एक्स किरण के आविष्कारक कौन है? तो WC रोंटगेन, और इन्हें 1901 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आनुवंशिकता के नियम का आविष्कार किसने किया? तो यह क्या? ग्रेगरी जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर अस्कमात गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी, यानी फ्रेंड्स अगर द्रव से रिलेटेड है तो आपको क्या करना है? सीधे आर्किमिडीज सिद्धांत पर वह कार्य करेगा, ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का पिता या जनक कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का पिता या फिर जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है। तो ये देखिए हमारे लगभग 28 मिनट का वीडियो बना है और इसमें हम लोगों ने लगभग 200 प्लस क्वेश्चन किया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा फ्रेंड्स। अगर आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँ, छोड़िए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।